कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं घनश्याम दत्त आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भूगोल के फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र का बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर में से क्या-क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनका उत्तर हम किस प्रकार से दें। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक भी जरूर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि भूगोल की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है। तो भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, पहला भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। सेकंड क्वेश्चन, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा फ्रेडरिक रेडजेल ने दी, जो कि जर्मनी के भूगोलवेत्ता है। क्वेश्चन संख्या 3, मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा मानव भूगोल की एलन चर्चिल सैंपल ने दी है, जो कि अमेरिकी भूगोलवेत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल की शाखाओं के नाम बताइए। तो मानव भूगोल की प्रमुख शाखा यहाँ पर दी गई है। आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, परिवहन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, नगरीय भूगोल, अधिवास भूगोल, भाषा भूगोल। ये सभी मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में मानव भूगोल का विभाजन किन किन शाखाओं में हुआ है? तो 1930 में जो मानव भूगोल है आर्थिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल में बट गया था। तो ये दो प्रमुख शाखाएं बटी 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक भूगोल की शाखाओं के नाम बताइए। तो आर्थिक भूगोल की जो प्रमुख शाखा है उनमें पहली परिवहन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल और व्यापार भूगोल है। सामाजिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं के नाम। तो सामाजिक भूगोल की जो प्रमुख शाखा है राजनीतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, नगरीय भूगोल और अधिवास भूगोल है। आठवां क्वेश्चन है, भूगोल का पिता किस भूगोलवेत्ता को माना गया है और क्यों? तो भूगोल का जो पिता है वो हिकेटियस को माना गया है और हिकेटियस को इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने जो उस समय उपलब्ध भूगोलिक ज्ञान था उसको क्रमबद्ध या व्यवस्थित रूप में रखा था, इस वजह से उनको भूगोल का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? तो फ्रेडरिक रेडजेल आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता है। अगला क्वेश्चन, फ्रेडरिक रेडजेल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो रेडजेल ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी है। मानव भूगोल की प्रकृति में केंद्रीय बिंदु क्या है? अगला क्वेश्चन जो है, तो मानव भूगोल की जो प्रकृति है उसके केंद्रीय बिंदु में मानवीय क्रियाकलाप है कि इसमें प्रमुख रूप से मनुष्य के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बताइए। तो मानव भूगोल में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं वो यहाँ पर थोड़ा वर्णन दिया गया है। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में जनसंख्या है, उसकी क्षमताएं हैं, प्रदेशों के प्राकृतिक संसाधन है, सांस्कृतिक वातावरण है, कालिक अनुक्रम है, समायोजन और प्रादेशिक संगठन है, दूसरे प्रदेशों से संबंध है। ये सभी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को कितने भागों में बांटा? तो हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है वो दो भागों में बट गया था, एक तो भौतिक दशाएं और दूसरा मानवीय अनुक्रिया। अगला क्वेश्चन है, निश्चयवाद विचारधारा से क्या अभिप्राय है? तो निश्चयवाद जो विचारधारा है इसमें प्रकृति को सर्वे सर्वा और मनुष्य को प्रकृति का दास माना गया है और यह जो विचारधारा है मानवीय क्रियाओं पर भौतिक तत्व अपना प्रभाव डालते हैं। इस विचारधारा के अनुसार यानी कि मानवीय क्रियाओं पर भौतिक तत्व प्रभाव डालते हैं और मानव के व्यवहार, निर्णय लेने की प्रवृत्ति और जीवन शैली को नियंत्रित भी करते हैं प्राकृतिक कारक। इस विचारधारा के अनुसार इतिहास, संस्कृति, जीवन शैली और सामाजिक समूह, समाज अथवा राष्ट्र का विकास पर्यावरण के भौतिक तत्वों द्वारा ही निर्धारित होता है या नियंत्रित होता है। तो इसमें प्रकृति को सर्वेसर्वा माना गया है, मनुष्य को प्रकृति का दास समझा गया है तथा मनुष्य की सभी क्रियाओं पर प्राकृतिक तत्व अपना प्रभाव डालते हैं। अगला क्वेश्चन है, निश्चयवाद विचारधारा से संबंधित भूगोलवेत्ताओं के नाम। तो हम्बोल्ट, रिटर, रेडजेल, एलन चर्चिल सैंपल,
ये जो भूगोलवेता है निश्चयवाद विचारधारा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है संभववाद विचारधारा से क्या अभिप्राय है। तो संभववाद जो शब्द है वो फेब्रे द्वारा दिया गया है और संभववाद जो विचारधारा है उसके विकास में विडाल डीला ब्लास का प्रमुख योगदान है। इस विचारधारा में मानव को पर्यावरण का सक्रिय अभिकर्ता माना गया है और ऐसा भी माना गया है कि मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। इस विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संभावनाओं का मानव अपनी उन्नति एवं कल्याण हेतु अपनी छांट के अनुसार प्रयोग करता है। तो इस तरह से संभववाद विचारधारा में मनुष्य को सर्वे सर्वा माना गया है और वो प्रकृति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। संभववाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संभववाद की नींव किस भूगोलवेता ने रखी। तो संभववाद शब्द फेब्रे द्वारा दिया गया है और इस विचारधारा को विकसित करने का जो श्रेय है वो विडाल डीला ब्लास को जाता है। 18वां क्वेश्चन है संभववाद विचारधारा से संबंधित भूगोलवेताओं का नाम बताइए। तो संभववाद से संबंधित जो भूगोलवेता है उनमें विडाल डीला ब्लास, जीन ब्रून्स, फेब्रे, डिमांजिया आदि प्रमुख है। नवनिश्चयवाद नवनिश्चयवाद विचारधारा से क्या अभिप्राय है। तो नवनिश्चयवाद जो विचारधारा है उसको देने वाले या विकसित करने वाले भूगोलवेता का नाम ग्रिफिथ टेलर है और इन्होंने इसको रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा है। इन्होंने संभववाद और निश्चयवाद का मध्य मार्ग अपनाया है और कहा है कि न तो प्रकृति मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त की है और न ही मनुष्य प्रकृति का दास है, अपितु यह विचारधारा मानव का प्रकृति के साथ सहयोगात्मक संबंधों पर बल देती है। तो इस तरह से निश्चयवाद एक नई विचारधारा है। नवनिश्चयवाद नवनिश्चयवाद विचारधारा से संबंधित भूगोलवेताओं का नाम बताइए। तो उनमें ग्रिफिथ टेलर का प्रमुख योगदान है। संभववाद के समर्थक रहे कार्ल सावर, परंतु बाद में वो भी नवनिश्चयवाद की तरफ अग्रसित हो गए थे। अमेरिकी भूगोलवेताओं का नाम बताइए। तो अमेरिकी भूगोलवेताओं में एलन चर्चिल सैम्पल, कार्ल सावर, ग्रिफिथ टेलर, हंटिंगटन और बोमेन प्रमुख है। जर्मन भूगोलवेताओं के नाम बताइए। तो जर्मन भूगोलवेताओं में हमबोल्ट, रिटर, फ्रेडरिक रेडजेल, पेशेल, रिस्थोफेन, फ्रोबेल आदि प्रमुख है। फ्रांस के भूगोलवेताओं के नाम बताइए। तो फ्रांस के भूगोलवेताओं में विडाल डी लब्लास, जीन ब्रून्स और फेब्रे हैं। ब्रिटेन के भूगोलवेताओं के नाम तो हर्बर्टसन, मैकिंडर, रॉक्सबी, फ्लोअर आदि प्रमुख है। आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा से क्या अभिप्राय है। तो इस विचारधारा के विकास में एंटीपोड पत्रिका का प्रमुख योगदान है और इस विचारधारा का विकास 1970 के दशक में हुआ है, जब पूंजीवादी एवं साम्राज्यवादी व्यवस्था के खिलाफ लोगों में असंतोष भड़का है। तो निर्धनता, मलिन वस्तुओं का उद्भव, सामाजिक और आर्थिक असमानता आदि समस्याओं का आकलन और समाधान करने में मार्क्सवादी सिद्धांतों का उपयोग किया गया। यही आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा कहलाई है। अर्थात 1970 के दशक में जब मानव भूगोल में कई तरह की समस्याएं उभरने लगी, जैसे निर्धनता या फिर स्लम एरिया का विकास या फिर आर्थिक सामाजिक असमानताएं, तो उनमें उनके सॉल्यूशन या फिर समाधान के लिए मार्क्स के सिद्धांतों का उपयोग किया गया है, जो कि रेडिकल विचारधारा से संबंधित है। मानववादी विचारधारा से क्या अभिप्राय है। मात्रात्मक क्रांति से असंतुष्ट होकर 1970 के दशक में मानवतावादी विचारधारा का विकास हुआ है। मानवतावादी भूगोल में मानवीय घटनाओं को समझने में संवेदनशील और भावनाओं अर्थात मानवीय व्यवहार को अधिक महत्व दिया गया है। मानव से जुड़ी कोई भी घटना किसी एक कारण से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि कई कारकों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जिम्मेदार होते हैं। अतः किसी भी घटना को इन कारकों को ध्यान में रखते हुए समझना चाहिए और इस प्रक्रिया में मानवीय दृष्टिकोण या मानवतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे फर्स्ट चैप्टर से संबंधित। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चंस के आंसर्स में हेल्प मिली होगी और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।